मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम देखेंगे इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसके पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में एटम्स मॉलिक्यूल्स को देखा था कि क्या होता है एटम्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम थोड़ा और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो है आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स होते हैं। ठीक, अगर आपने अभी से इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, कौन, महर्षि कनंद, उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, और वो जो पार्टिकल्स हैं मीन्स उनको पदार्थ बोला जाता है। वो जो पदार्थ है उन्हें क्या कहा जा रहा है, परमाणु। ठीक है, क्या नाम दिया गया उस पार्टिकल को, परमाणु। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर ले ले, जैसे कि हमने लिया एक पेन। ठीक, तो पेन जो है ये सॉलिड स्टेट में है। अब इसको हम इतने छोटे छोटे पीसेस में कट करते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पेन का जो पेन के जो पीसेस हैं होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और हमें उस पेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा, और उस यूनिट पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, एटम। क्या कह रहे हैं हम, एटम, परमाणु कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एटम है, एटम क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि मैटर का जो बेसिक यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एटम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपके सामने पिक्चर में दे रखा है कि एज अर्ली एज द 6th सेंचुरी द ग्रीक फिलोसोफर स्टेटेड दैट ऑल मैटर कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 बेसिक सब्सटेंस। यहाँ पे 4 बेसिक सब्सटेंस में ग्रीक के जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने मैटर को क्या किया, तोड़ा। तो वो क्या होते हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा मैटर उसको जब हम ब्रोक डाउन करेंगे तो वो 4 बेसिक सब्सटेंस में वो ब्रोक डाउन हो रहा है मैटर। कौन सा, फायर, एयर, वाटर और अर्थ। तो इनको मिलाकर क्या बना हमारा, मैटर। ठीक है, और मैटर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो एटम इज़ बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। तो ये कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है एटम, किसका, मैटर का। और हमें मैटर पता है क्या है। ठीक है, क्लियर? देखो, 5th सेंचुरी में लोगों ने क्या देखा, जब हमने नेचर में कुछ प्रिमिटिव एलिमेंट्स को देखा, उसको फर्दर डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा था, क्या दिख रहा था कि थ्रू आउट दी देयर मस्ट बी थिंग्स दैट आर स्टिल स्मॉलर समथिंग विच इज़ कॉमन इन एवरी सब्सटेंस। हमारे पास जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब में एक कॉमन चीज़ दिखाई दी कि उसमें सबसे छोटा, स्टिल स्मॉलर समथिंग विच इज़ कॉमन इन एवरी सब्सटेंस। These made them think deeper and discover the presence of ultimate smallest particle, the atom। मतलब उस पे हमें सोचने पर और डीपर, और उसको डिस्कवर करने पर, हमें सोचने पर मजबूर किया कि हम उसको और अच्छे से सोचें। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या नाम दिया गया, एटम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि द एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। एटम इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ ऑल्सो हैव देयर इंडिविजुअल एटम्स विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो फायर, एयर, वाटर हैं, अर्थ हैं, ये क्या है, इनके भी इंडिविजुअल एटम्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आफ्टर एटम्स अ टर्म्स फॉर स्लाइटली बिगर एंटाइटीज वॉज कॉइंड दैट
टर्म इज़ नॉन एज मॉलिक्यूल्स। एंटाइटीज़ मीन्स पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर एटम्स अ टर्म फॉर स्लाइटली बिगर एंटाइटीज़, उन्हें क्या कहा जा रहा है, कॉइन दैट, मतलब यहाँ पे एटम्स के बाद जब एटम्स, एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ा, दूसरे के साथ तीसरा एटम जुड़ा, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, उसके जो पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो गए, तो उसको हमने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया उसको, मॉलिक्यूल। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंटोनी लेवाइसर है, उन्होंने एक केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉज दिए। कौन सा, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, और वो कंबाइन कैसे हो रहा है, केमिकल के साथ कंबाइन, मतलब केमिकल्स के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब वो केमिकल्स के जो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उनके भी कुछ लॉज होते हैं, तो देखते हैं उनके लॉज। यहाँ पे हम केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज पढ़ेंगे 9th में, फिर हम 10th में फर्दर लॉज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवॉइसर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एंटोनी लेवॉइसर ने क्या दिया कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको स्टोर करना या फिर उसको सेव करके रखना। तो यहाँ पे बात हो रही मास की, तो हमारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ क्लोज सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, तो दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो मास होगा, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, मतलब ना तो उसको बना सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है 3.1 करके, उसमें जब आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई भी पर्टिकुलर आपको एक लेकर आप देख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट है 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट है 1.43 ग्राम। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्या देख रहे हैं कि प्रिपेयर सेपरेटली अ सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर। तो आपको कोई भी एक सब्सटेंस लेना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे आपने लिया कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो यहाँ पे आगे क्या करना है देखते हैं, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपका जो सॉल्यूशन है वाई सोडियम कार्बोनेट, उसको आपको किस में लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। जो आपके सामने ये फ्लास्क बना हुआ है ना बड़ा सा, उसे हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, उसमें लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब। अब आपको जो सॉल्यूशन एक्स है जैसे कॉपर सल्फेट, वो उसको किस में लेना है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब हैंग द स्मॉल टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, जैसा आपको पिक्चर में दे रखा है उस तरीके से आपको उस टेस्ट ट्यूब को हैंग करना है केयरफुली। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, आपको ऊपर से कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, वे दी फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली, आपको उसको वे करना है फ्लास्क को विथ इट्स कंटेंट केयरफुली। नाउ टिल्ट एंड स्विल दी फ्लास्क सो दैट दी सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है अपने फ्लास्क को, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन एक्स और वाई है दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर आपको वे करना है,
ठीक है, उसको मेज़र करना है। तो व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, तो क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसके ऊपर से कॉर्क क्यों रखा? अगर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि गैसियस फॉर्म में भी बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसीलिए हमने उसमें क्या लगा दिया, फ्लास्क में कॉर्क लगाया। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? क्या जो मास होगा फ्लास्क और कंटेंट का वो चेंज होगा? तो नहीं होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होता है प्रोपोर्शन का मतलब? मात्रा। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो हमारे कंटेंट्स होंगे उनका जो प्रोपोर्शन होगा, उनकी जो मात्रा होगी या उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कांस्टेंट मतलब एक जैसा होगा। तो एज वी नो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे हमें पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा, द प्रोपोर्शन इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड रिमेन्स द सेम। क्या बोला गया है कि जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा कंपाउंड में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स एंड फ्रॉम एनी कंट्री will always contain 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि हम प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं। आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से लेकर आओ या पर्टिकुलर किसी प्लेस से लेकर आओ तो क्या होगा, उनका जो प्रोपोर्शन होगा या उनका जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या आप दिखेगा, कहीं से भी कोई भी वाटर उठाकर लेकर आओ, प्योर वाटर अगर मैं बोलूँ कि आप फॉरेन कंट्रीज से लेकर आओ, इंडिया का लेकर आओ, तो दोनों में ही आपको क्या मिलेगा, वाटर में जो उसका फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8, मतलब उनका जो रेशियो रहेगा कंबाइन होने का वो 1:8 का रहेगा। तो बाय मास, किसके थ्रू हम देख रहे हैं, बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया वाटर का, यहाँ पे 2 एटम आपके हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का होगा। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इनका एक रेशियो रहता है, वो कैसा रहता है, 1:8 के रेशियो में रहता है। ठीक है, किसके उसमें देख रहे हैं हम, बाय मास। ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और हमें ये लॉ किसने दिया, लेवॉइसर ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ हमने देख लिए हैं। कौन कौन सा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, नाउ आपको फिर इनके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस्ड करनी पड़ी साइंटिस्ट को। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन के लिए कि जैसे हमारे पास एक ब्रिटिश केमिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने कुछ बेसिक थ्योरी दी है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, उन्होंने भी लॉ दिया है, उन्होंने एटम के ऊपर कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, तो हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि जितने भी मैटर्स हैं,
हैं, वेदर वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, सब किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बना है, छोटा उनका जो यूनिट पार्टिकल होता है, छोटा पार्टिकल्स जो होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट्स दी हैं ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाल्टन ने अपने थ्योरी में क्या पोस्टुलेट्स किए हैं। तो ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम। जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और वो जो छोटा पार्टिकल होता है, वो जो टाइनी पार्टिकल होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एटम्स। क्या बोल रहे हैं, एटम्स। तो एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction according to law of conservation of mass। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एटम जो हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते। उनका जो पार्टिकल होता है, जो छोटा यूनिट ऑफ मतलब पार्टिकल होता है मैटर का, उसका जो एटम होगा, पार्टिकल जो छोटा पार्टिकल है एटम का, सॉरी मैटर का, तो वो क्या है, एटम। और एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम्स होगा, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, है ना। जैसे ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, एटम जो होगा वो अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग मास शो करेगा और उसकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो सेम एलिमेंट है तो उसमें उसका मास आइडेंटिकल होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होगी, पर डिफरेंट एलिमेंट्स have different masses and chemical properties. Then atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. जो atoms होते हैं वो small ratio में combine होते हैं, small whole numbers के रेशियो में कंपाउंड होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो उसके रिलेटिव नंबर होंगे या उसके जो काइंड्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जो आपको कंपाउंड दिया होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, जो जॉन डाल्टन्स ने, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे हमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूजिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़ करके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हमें पता है कि मैटर जो है उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसमें क्या बोला गया कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं या लिविंग बॉडीज़ होती हैं बायोलॉजी में, तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शनल जो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑफ आवर बॉडी इज़ सेल। सेल को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर में छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम एटम बोल रहे हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पोस्टुलेट 1। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1, तो विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं तो वहाँ पे एटम्स जो हैं बाय मास, आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही बना सकते हो, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ मर्करी ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन अ क्लोज टेस्ट ट्यूब। अगर आप 100 ग्राम मर्करी ऑक्साइड को एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस 92.6 ग्राम ऑफ मर्करी एंड 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मर्करी ऑक्साइड है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा, 92.6 ग्राम ऑफ मर्करी
क्या बनाएगा 92.6 ग्राम ऑफ मरकरी और 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, जब आप 92.6 ग्राम और 7.4 ग्राम को ऐड करोगे तो आपके यहाँ पे क्या आएगा 100 ग्राम। तो ये क्या हो गया, ना तो आप इसके मास को क्रिएट करते हो और ना ही डिस्ट्रॉय करते हो, जो है वही आपके प्रोडक्ट में आएगा। तो मास रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल ओवर द केमिकल रिएक्शन बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि हमने क्या ले लिया HgO, क्या ले लिया HgOS। तो यहाँ पे क्या बना रहा है मरकरी और ऑक्सीजन। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अगर आप मास में देखें रिएक्टेंट में तो वो कितना था 100 ग्राम। फिर अगर आप रिएक्टेंट में देखो तो हमें क्या बोला गया है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट में जब आप प्लस करोगे तो मरकरी आपका कितना आया था 92.6 और ऑक्सीजन आपका कितना आया था 7.4 ग्राम। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 100। तो हैंस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके दौरान आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है कि एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक रिएक्टेंट से कैसे बनेंगे, तो जब हम इसमें एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या तो हीट प्रोवाइड करेंगे या सनलाइट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज होगा। तो सेम यहाँ पे हमारा मरकरिक ऑक्साइड क्या हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड डिकम्पोज रिएक्ट कर रहा है। जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी 92.6 ग्राम था और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हियर मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी मरकरिक एंड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे मरकरिक ऑक्साइड जो है एक मैटर है और वो कैसे बना है टाइनी मरकरिक और ऑक्सीजन एटम से बना है, छोटे छोटे मरकरिक और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। द गिवन रिएक्शन शोज दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि जो मैटर का मास होता है इन केमिकल रिएक्शन यू नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया मास कंजर्वेशन का हो गया। नाउ हम क्या देख रहे हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम दी 6th and 7th पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो उसका 6th और 7th पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, उससे फॉलो करवाया। तो विच स्टेट दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि क्या कहा गया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में और क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे। तो एंड इन अ गिवन कंपाउंड जो रिलेटिव नंबर है और टाइप्स ऑफ एटम्स हैं ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आप कहीं से भी वाटर मंगवाओ, किसी भी कंट्री से आप वाटर मंगवाओ, कि भले चाइना का मंगवाओ, साउथ अफ्रीका का मंगवाओ, अमेरिका का मंगवाओ, इंडिया का मंगवाओ, तो इनके जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी सेम होगी। वही दो एटम आपके हाइड्रोजन के होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा। तो नाउ वी नो दैट अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नो मैटर हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि ये किस तरीके से बना है। ठीक है, इस मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, हमें इतना पता है कि ये किससे बना है कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। ठीक, 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दस इट ओबेज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम। अगर हम यहाँ पे मास देखें कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है 44 ग्राम।
ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 2, 2 इंटू कितने मॉलिक्यूल कितने एटम है कार्बन के 2, तो 2 CO2 सॉरी कार्बन का 1 है तो उसका एटॉमिक मास क्या है 12, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 16 प्लस 16 32, 32 सॉरी 16 प्लस 16 32, और यहाँ पे कितने हो गए 12। ठीक, तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 44 ग्राम। द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम इज़ 16 U एंड 12 U। हमें पता है कि जो मास है एक ऑक्सीजन का 16 है और एक कार्बन का 12 है रिस्पेक्टिवली। दस इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 का रेशियो बनाएगा बाय मास के थ्रू वो 1:8 का रेशियो बनाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एटम क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि एटम के बारे में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एटम क्या है। अब अगर हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को अगर देखें तो वो कुछ बेसिक चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, रेत हो गई, है ना, तो यहाँ पे कंक्रीट हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, जिसके बिना हमारा जो रूम है वो बनना पॉसिबल नहीं था, वो कौन सा है, जिसे हम बात करते हैं कि ईंट, है ना। ठीक, अब ईंट जो है, ब्रिक जिसे हम बोल रहे हैं, अब आप देखो कि एक एक ईंट रखते हैं तब जाकर एक वॉल बना है। ठीक है, तो पूरे रूम का जो बेसिक यूनिट हो गया वो क्या हो गया, ब्रिक। पूरे रूम का एक बेसिक यूनिट क्या हो गया, हमने क्या रखा, ब्रिक। उसी तरीके से अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर पदार्थ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका यूनिट क्या होगा, बेसिक। एटम, बेसिक यूनिट क्या होगा, एटम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एटम। फिर हमने क्या पढ़ा कि एटम्स आर इंडिवाइजिबल पार्टिकल, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकली हम इसको ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जॉन डाल्टन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जितने भी मैटर्स हैं सब किससे बने हैं, टाइनी पार्टिकल्स से बने, जिनको हमने नाम दिया एटम। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक रॉड ऑफ आयरन भी बना है तो वो मिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ आयरन से मिलकर बना है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ एटम से बना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपके पिक्चर में एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एक एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में उसके क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ क्या बना है, ऑर्बिट्स बने हैं, शेल्स बने हैं। ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो एटॉमिक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एटॉमिक मास हम निकालते हैं या एटॉमिक नंबर जो हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम भी होते हैं। अगर मैं मास की बात करूँ, एटॉमिक मास की बात करूँ, तो वो क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर मैं बताऊँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसका एक सर्कुलर स्फेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, आपका न्यूक्लियस मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ जो शेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल होता है मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो हमको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसको देखें ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दे आर नॉट विजिबल इवन अंडर अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस ऑफ द एटम कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। जो साइज ऑफ एटम होता है वो किससे इंडिकेट किया जाता है? एटम के रेडियस से इंडिकेट किया जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक रेडियस। मतलब हमारा एटम कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो किससे इंडिकेट किया जाता है? उसके रेडियस से। ठीक है। इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर से एक्सप्रेस्ड किया जाता है। तो अब आपने डायग्राम देखा, आपने कितना बड़ा दिखा, मतलब कितना बड़ा डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि एटम का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक। इमेजिन कीजिए -10 मतलब 5 ज़ीरो होते हैं, तो 1,00,000 हो जाता है। अगर 6 होते तो 10 लाख हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10⁻⁻10, यानी आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटा ये एटम का साइज़ होता है। अगर हम देखें कि एटम की साइज़ के कंपैरिजन अगर एटम के न्यूक्लियस के साइज़ से करें तो ये 10⁻⁻10 मीटर, और अगर न्यूक्लियस की साइज़ की अगर बात कर रहे हैं तो 10⁻⁻15 मीटर है। मतलब साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम 10⁻⁻5 मीटर होता है, यानी एटम के साइज़ से भी 1,00,000 गुना ये छोटा होता है। क्या? एटम का न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे एक डायग्राम सामने वीडियो में एक डायग्राम दिख रहा है। ये किसका इमेज बना है? सरफेस ऑफ सिलिकॉन का। किसका? सरफेस ऑफ सिलिकॉन का। तो एटम्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, हाउएवर द यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स हैज़ अनेबल अस टू सी दी सरफेस ऑफ एटम्स। मतलब आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अभी हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि आप एटम के सरफेस को देख सकते हो। The magnified image of the surface of silicon atom is shown in the following figure। आप देख सकते हो सिलिकॉन का जो एटॉमिक सरफेस होता है, आप उसको देख के इमेजिन कर सकते हो कि जो एटम है वो कितना छोटा पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं कि इसकी जो एटॉमिक रेडीज़ हैं, मतलब एटॉमिक रेडी अभी मैंने आपको बताया था ऑफ सम एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, वाटर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप आपकी बुक में भी देख सकते हो, आयरन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो आप आपकी बुक में भी देख सकते हो, टेबल बना हुआ है। तो वहाँ पे आप देखो कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक रेडियस, जिसे हमने यूनिट क्या बोला था? नैनोमीटर में भी हम उसको उसका यूनिट देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.037 नैनोमीटर। नाइट्रोजन का 0.074 नैनोमीटर। आयरन का 0.126 नैनोमीटर। ठीक है। तो ये इतने छोटे होते हैं। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। एटम्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जो डाल्टन था वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया। तो एवरी सिंबल ही प्रपोज्ड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो द सिंबल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन्स आर शोन इन गिवन फिगर। आप बुक में भी देख सकते हैं कि कुछ फिगर्स में देख रखा है। हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मरकरी। तो ये जितने भी आपके सामने सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, इनको किसने रिप्रेजेंट करते हैं? हम एलिमेंट्स को इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाल्टन ने हमें बताया था। सबसे पहला साइंटिस्ट जो था जिन्होंने हमारे एलिमेंट्स को किस में रिप्रेजेंट किया गया? इन सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लिख रहे हैं
तो यहाँ पे अगर यहाँ इस सिंबल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमने ले लिया H2O। क्या ले लिया? H2O, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब H2O हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, ऑक्सीजन का 1। तो अब आप इस सिंबल के थ्रू कैसे उसको शो करोगे कि डायग्राम बनाओगे, ठीक, फिर उसको प्रोडक्ट में बनाओगे, तो वो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमको उस केमिकल रिएक्शन को लिखने में। ठीक है, तो बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। तो बर्जीलियस ने हमें सजेस्ट किया था, सबसे पहले मतलब डाल्टन ने रिप्रेजेंट किया था सिंबल्स में, उसके बाद इनकी अगर डेफिनेट क्वांटिटी हम एलिमेंट की शो करें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। इसीलिए बर्जीलियस ने क्या करा था, सजेस्ट किया था कि एलिमेंट को हम इस तरीके से सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 1 या 2 लेटर जो है एलिमेंट के नाम के, हम उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उनके सिंबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके सामने टेबल में दे रखा है, द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एनिमल्स आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। तो जैसे एल्यूमिनियम जो है, तो उसमें क्या करा था बर्जीलियस ने, कोई भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया और उसका लास्ट लेटर क्या लिया, या उसका सेकंड लेटर या मिडिल लेटर उसने क्या लिया, स्मॉल लेटर में लिया। ठीक है, फर्स्ट लेटर किस में लिया, कैपिटल में, और लास्ट लेटर उन्होंने स्मॉल लेटर में लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको उनके ग्रीक और लैटिन नाम से भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम है, उसका सिंबल क्या है, Al। तो एल्यूमिनियम का A कैपिटल और L स्मॉल। आयरन जो है ये इसका लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है, फेरम से। ठीक है, अब इस तरीके से सभी एलिमेंट्स के यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लिखते हैं तो हमें लिखने में कितना लेंदी पड़ जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम बार बार लिखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इस तरीके से लिखने में कितना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी होगी। तो बर्जीलियस ने हमें इस तरीके से मॉडर्न सिंबॉलिक फॉर्म बताए। ठीक है, तो इससे हमारा जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो इजी कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल फ्रैक्शन, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे। ठीक। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।